गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर, वाटर में ईथर की सोल्युबिलिटी का अध्ययन किया था। और ये वो ईथर जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 3 से कम थी, वो वाटर में सोल्युबल थे। और जैसे जैसे ईथर्स के अंदर कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, वाटर में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी ईथर्स की, वो थी ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट। ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्योंकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम ईथर्स की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है ईथर की, वो है रिएक्शन विद HX। X यहाँ पर हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ईथर की रिएक्शन जब HBr, HI या HCl से करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड और एल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एग्जाम्पल में डाईमिथाइल ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाई है, तो मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं, दोनों के दोनों ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैं, इस वजह से ब्रोमीन एल्काइल ब्रोमाइड किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैं। लेकिन सेकंड इक्वेशन में जो ईथर है उसमें एक एल्काइल ग्रुप तो इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरेट हो गया कि जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो इथाइल के साथ में अटैच होगा या मिथाइल के साथ में अटैच होगा। इस इक्वेशन को समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स ऑफ क्लीवेज। इनमें जो पहला पॉइंट है वो है इफ़ बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी। यदि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हैं तो जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन के थ्रू फॉलो होगी। और SN2 रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन है, उसका अटैक उस एल्काइल ग्रुप पर होगा जिसके ऊपर स्टेरिक एंट्रेंस कम हो या लेस क्राउडेड हो। अब यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें मिथाइल ग्रुप के ऊपर आयोडाइड आयन का अटैक होगा, बैक साइड से अटैक होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के ऊपर स्टेरिक एंट्रेंस कम है या कहूँ लेस क्राउडेड है। तो प्रोडक्ट में बनेगा मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल। दूसरी जो क्लीवेज की जो दूसरी कंडीशन है, दूसरा जो पॉइंट है वो है इफ़ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी। यदि दोनों एल्काइल ग्रुपों में से कोई सा भी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, उस कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है और जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप है वहाँ उसके ऊपर एल्काइल हैलाइड आयन का अटैक होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर एक जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री है और एक जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है या 1 डिग्री है। ये इस रिएक्शन के अंदर पहले
रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 बनेगा, अर्थात कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफ़ी स्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगी। पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा पहले स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन, वो इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर मिथाइल अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। जो नेक्स्ट कंडीशन है ईथर्स के बॉन्ड ब्रेकिंग की, वो है इफ़ वन ऑफ द ग्रुप इज बेंजाइल। यदि बेंजाइल ग्रुप हो, उस कंडीशन के अंदर भी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी वो SN1 मैकेनिज्म होगी, अर्थात इसके अंदर भी पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और दूसरा स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है बेंजाइल इथाइल ईथर का। इसमें पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और चूंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस के द्वारा इसको स्टेबिलिटी मिलती है। जब स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और बेंजाइल आयोडाइड एज ए रिएक्शन प्रोडक्ट अपन को मिलेगा। बेंजाइल आयोडाइड के साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इफ़ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। यदि 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ईथर के अंदर बाइवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों ग्रुपों में से कोई सा भी ग्रुप यदि 2 डिग्री है, उस कंडीशन के अंदर अपन को सॉल्वेंट को चेक करना है। सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक भी हो सकता है और पोलर एप्रोटिक भी हो सकता है। यदि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, जैसे वाटर, अल्कोहल एट्सेट्रा, यदि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो मैकेनिज्म SN1 होगी। और वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में स्टेबल कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। और यदि सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उस कंडीशन के अंदर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होगी, और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है, और अटैक उस रिएक्शन सेंटर पर होता है जिस पर स्टेरिक एंट्रेंस कम हो या कहूँ लेस क्राउडेड हो। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो तो SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएंगे। जब SN1 मैकेनिज्म होगी तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और SN2 मैकेनिज्म होगी तो बैक साइड से अटैक होगा, और लेस क्राउडेड सेंटर पर बैक साइड से अटैक होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक और स्पेशल कंडीशन यहाँ दे दी गई है, वो ये है इफ़ 2 और मोर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स आर यूज। यदि हाइड्रोजन हैलाइडों के एक्सेस में ले लिया गया तो उस कंडीशन के अंदर फर्दर डिहाइड्रेशन होगा, और जो प्रोडक्ट के रूप में अपन को जो अल्कोहल मिल रहा था उसकी जगह हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन दिखाई गई है डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन HBr के साथ में करवा दी जाए एक्सेस में, तो पहले तो वही अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फर्दर सेकेंड स्टेप के अंदर पुनः इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल अपन को एज ए प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है एराइल ईथर्स की, या कहूँ फिनोलिक ईथर्स की। इन केस ऑफ एराइल एल्काइल एराइल ईथर्स, यानी वो ईथर जिनमें बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से बंधित
दोनों ग्रुपों में से एक ग्रुप एराइल ग्रुप हो और दूसरा एल्काइल ग्रुप हो, ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उनमें एराइल ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर होते हैं, तो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी क्योंकि ये बॉन्ड एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड से वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो यहाँ जनरल इक्वेशन में रेड सिंबल से ये दिखाया गया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ रिंग और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर चूँकि इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स रेजोनेंस में भाग लेते हैं और इस रिंग और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड वीक होता है। और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में फिनोल और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है इथाइल फिनाइल ईथर की रिएक्शन यदि HBr से करवा दी जाए तो प्रोडक्ट के अंदर एक तो फिनोल का फॉर्मेशन होगा और एक इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड एग्जाम्पल मिथाइल फिनाइल ईथर का लिया गया है, इसमें इसकी रिएक्शन भी यदि HI या HBr से करवा दी जाए तो भी फिनोल का फॉर्मेशन होगा और मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर की केमिकल रिएक्शंस थी विद HX हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ईथर्स की कुछ एक और रिएक्शंस हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इपॉक्साइड का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।